नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ एक बार फिर हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। प्रणाम। जी, दर्शकों, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, उसमें अब थोड़े बहुत इतने सारे प्रताड़ना के बाद हिंदू आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं और वो खुद बांग्लादेश। बात यह है कि सनातन का वह मूल्य है कि जहां वो अपने लिए शांतिपूर्ण आवाज उठाता है। एक तरफ आपने हिंसा की तस्वीरें देखी, खून खराबा देखा, लगातार हिंदुओं को घरों से खींच खींच के मारा जा रहा है। ये सब हो रहा है और ये तब हो रहा है जब जमाते इस्लामी नाम के संगठन ने बाकायदे अब कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का तालिबानीकरण कर दिया। लेकिन इसमें भारत का क्या कंसर्न है, और खासतौर से हम आज बात करेंगे उस व्यक्ति की जो इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी राहुल गांधी। वो जब संसद में कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो जरा सा एक खबर मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश में ब्लिट्ज के एडिटर हैं सऊद्दीन चौधरी साहब। उन्होंने एक खुलासा किया है और बाकायदे कल तो उन्होंने राहुल गांधी के एक एक्स पोस्ट, जिसमें उन्होंने यूनुस जो कि अभी चीफ नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश के, उनको बधाई दिया है और उन्होंने रीट्वीट किया है चौधरी साहब ने। और उन्होंने ये कहा है कि बधाई तो आपको बिल्कुल देनी बनती है और बधाई आपको भी हो। वो दावा करते हैं कि बांग्लादेश की इस पूरे तख्तापलट की घटना से 3 हफ्ते पहले राहुल गांधी यूके में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ, जो कि इस पूरे अनरेस्ट का सूत्रधार है, उससे एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। सीक्रेट मीटिंग में उनको बांग्लादेश मॉडल के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और संभवतः ये एक ही मास्टर्स के यहां से पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया जा रहा है, जिसके लिए भारत में कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में इस बात के लिए बेकरार है कि बांग्लादेश क्यों नहीं दोहराया जा रहा है, उनका पूरा इकोसिस्टम क्यों नहीं दोहराया जा रहा है। गौरव जी, आप बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू मत लीजिए। आपके इस कहे को स्थापित करने के लिए मैं एक शुरुआती बात आपसे आपके सामने रखता हूं। 2015 में जब 2014 का इलेक्शन हार गई कांग्रेस, और जब लगातार राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहकर ये देश पूरा मगन था और ये नैरेटिव था कि राहुल गांधी तुरंत विदेश चले गए थे नतीजे आने के बाद। 1-2 दिन के लिए नहीं, 2-4 दिन के लिए नहीं, 8-10 दिन के लिए नहीं, पूरे 60 दिन राहुल गांधी बाहर रहे थे जस्ट आफ्टर लूजिंग द लोकसभा इलेक्शन इन 2015 में। और 2015 में 10 और 12 दिन के लिए ये नामीबिया और कंबोडिया जैसे देशों में रहे थे, जो चाइनीज मित्र देश हैं पूरी तरीके से, जहां चाइनीज प्रभाव है। यहां देश मजाक उड़ाता रहा और यह व्यक्ति 2015 से ही अपने काम पे लगा हुआ है। और अब आके जब तीसरा इलेक्शन नरेंद्र मोदी से यह व्यक्ति हार चुका है, इसका पूरा इकोसिस्टम हार चुका है, तो बांग्लादेश दोहराने की बात की जा रही है, कांग्रेस द्वारा की जा रही है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो और चाहे खुद राहुल गांधी हो, उनके सहयोगी इंडिया अलायंस के लोग। ये क्या एक ही मास्टर है जो हाँक रहा है, और राहुल गांधी लगातार 2015 से उस रास्ते पर है जिसे अब तक यह देश समझने में मुझे लगता है कि ढीला ढाला है या उतना पूरी तरीके से खुल के समझ नहीं बनी है। आपने जो बात बोली उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि 2014 से जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है कि इस देश में किसी भी कीमत पे राइट्स होने चाहिए, खून खराबा होना चाहिए, सड़कें जलनी चाहिए, सड़कों पे आगजनी होनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जलनी चाहिए, मारकाट होनी चाहिए। ये बात तो साबित हो गई ना। जहां तक आपने शब्द इस्तेमाल का चाइना के मित्र देश कंबोडिया, नामीबिया वगैरह जैसे, पहला फंडामेंटल चीज आप अपने दिमाग से एक चीज सुधार लीजिए कि चाइना का कोई मित्र देश नहीं होता है। चाइना मास्टर और स्लेव में बिलीव करता है। चाइना कभी भी मित्र देश में विश्वास नहीं है। मैं आपकी नजर और आपके दर्शकों की नजर एक बहुत छोटी चीज पे ले जाना चाह रहा हूं, जो मुझे उम्मीद है आप सबने मिस करी है। राहुल गांधी जब चलते हैं तो बायां हाथ जेब में होता है और उनकी पैंट एंकल से 1 इंच ऊपर होती है।
छोटे भाई का पैजामा कौन पहनता है? हम्म। आ रही है बात समझ में? बड़े ध्यान से देखिएगा, आप कोई भी उठा के वीडियो उठा के देख लें। राहुल गांधी मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है, कैथोलिक नहीं है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपने बात करी राहुल गांधी कंबोडिया गए, नामीबिया गए, इत्यादि इत्यादि, और जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछे, बड़े सही सवाल पूछे। मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, बांग्लादेश की तरफ। 12 मई 2024 को डोनाल्ड लू नाम का व्यक्ति बांग्लादेश आता है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बांग्लादेश में अमेरिका के लिए एयरबेस मांगता है, जिसके ऑफर को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खंडित कर देते हैं, नहीं मानते हैं और वो परमिशन नहीं दी जाती है। उस दिन मैंने लिखा था कि बांग्लादेश की डेस्टिनी अब तय हो गई है, बांग्लादेश में रिजीम चेंज होगी। आप उठा के देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था। आप बांग्लादेश आपके सामने, नेपाल आपके सामने है, भूटान आपके सामने है, अफगानिस्तान आपके सामने है। भारत क्या करेगा उस पर हम बाद में आते हैं। तो ये तो नियति थी कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे लोगों को शौक हो सकता है, मुझे शौक नहीं था, क्योंकि ये बात पूर्ण रूप से क्लियर थी। सवाल यह है कि राहुल गांधी का बांग्लादेश में क्या रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंकल से 1 इंच ऊपर की पैंट बहुत कुछ सिग्निफाई करती है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से राहुल गांधी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, और बांग्लादेश में आपने देखा है वो जो जितने भी फर्जी इंडेक्सेस वगैरह आए थे, उसमें यही कांग्रेस पार्टी तो बांग्लादेश को भारत से ऊपर रख रही थी। मत भूलिए बांग्लादेश इस्लामिक नेशन है। तो वहां से हिंदुओं, आप राहुल गांधी ने गाजा पे तो ट्वीट मारा था, बांग्लादेश के हिंदुओं पे कभी ट्वीट नहीं मारा था। ये तो हमारे हिंदू मूर्ख हैं कि राहुल गांधी मंदिर चले जाते हैं, वो उन्हें जाके वोट दे आते हैं। ये आज तक मूर्ख हिंदू समझ ही नहीं पाया कि 70 साल से इस्लामिक रूल भारत में चल रहा है और भारत लगभग इस्लामिक नेशन कन्वर्ट हो गया था अगर 2014 में मोदी जी ना आते तो। आज बांग्लादेश में जो हुआ है वो भारत में होता ना, आप यूट्यूब बनाने के औकात में होते, ना मेरी औकात होती कि मैं यूट्यूब पे बैठ के कुछ बोल पाता। राहुल गांधी वो मोरा है जिसको सोरोस कबाल ने या CIA ने भारत महाद्वीप संघ में के लिए तैयार करा है। राहुल गांधी का रोल केवल भारत में ही नहीं, राहुल गांधी का रोल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह है। रहा सवाल कि बांग्लादेश का तख्ता पलट, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि CIA का काम है, क्योंकि 12 मई को जिस वक्त इन US एयरफोर्स बेस का रिजेक्शन हुआ बांग्लादेश में, उसी दिन बांग्लादेश की फ्यूचर तैयार हो चुका था। एयरबेस क्यों चाहिए? एयरबेस 2 कारण से चाहिए, एक भारत को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा चाइना को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आप आते हैं। पाकिस्तान का बेस इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी ज्यादा ही है, जो कि अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है।
पाकिस्तान मैंने हमेशा बोला है, आपके जो शास्त्री जी का वीडियो था जब हमने बात करी थी, उसी में मैंने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी। भारत का पूर्वी हिस्सा केजीबी के हाथ में था और भारत का पश्चिमी हिस्सा सीआईए के हाथ में था। भारत एक बफर जोन था जिसको केजीबी कंट्रोल करती थी और 1991 में केजीबी के खत्म होने के बाद एमएसएस और सीआईए इसको कंट्रोल करती थी। जिस तरह भारत में चाइनीज का जो फ्री रन था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने रोका, भारत पे अटैक होना कोई लाजमी बात, कोई सरप्राइज नहीं है। और जब आप ही के चैनल पे जब हमने बात करी थी केरोसिन छिड़कने की, और मैंने आपको बताया था कि केरोसिन शब्द का उद्गम स्थल क्या है, तो वो केरोसिन का टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट हुआ बांग्लादेश में। भारत अछूता नहीं है, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आग लगाने वाले माचिस लेके घूम रहे हैं, हमें उस माचिस का ध्यान रखना है कि वो माचिस की तीली जमीन पे ना गिरे, वरना भारत को भी आप नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल गौरव जी, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो भारत के दुश्मन है, जो विदेश के भारत के दुश्मन है, उनके साथ जो एक सीधा सीधा गठजोड़, अब कहने को लोग चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी का जो एक एमओयू है उसको रिफर करते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या ये समझा जाए, और अब वो समझ में आ रहा है जिस तरीके से म्यांमार जैसे देशों में ये 10-10 दिन जाके रह जाता है। यह व्यक्ति एसपीजी, तब जब मैं 2015 की बात कर रहा हूं तो एसपीजी कवर इनका बाद में विड्रॉ किया गया, और एसपीजी के इक्विवेलेंट एक दूसरा कवर अब इनके पास जरूर है, लेकिन एसपीजी का कवर होने के बावजूद भी ये आदमी का मोडस ऑपरेंडी देखिए। ये व्यक्ति यहां से जाता था बैंकॉक यानी थाईलैंड, थाईलैंड में एसपीजी को छोड़ देते थे राहुल गांधी। अब यहां सवाल आता है कि अगर ये एसपीजी कवर प्रोटेक्टिव थे तो इस तरीके से क्यों होता था, एक ऐसा क्लेम किया गया है, और उसके बाद ये बिना किसी सुरक्षा के या बिना किसी वेयर अबाउट के, जी जी नहीं, ये क्लेम गलत है। राहुल गांधी यहाँ से निकलते थे, थाईलैंड जाते थे, लोगों ने मजाक बनाया थाईलैंड मसाज करवाने जाते हैं, या और जिस वजह से थाईलैंड फेमस है उसके उस कार्य के लिए जाते हैं। मैंने पहले दिन से बोला थाईलैंड इसलिए नहीं जाते हैं कि वो छुट्टी मना रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, और कोई काम जो थाईलैंड में बड़ा फेमस है वो करवाने जाते हैं या करने जाते हैं। भारत से थाईलैंड आप वीजा फ्री एंट्री है। आप भारतीय पासपोर्ट लेके थाईलैंड में जाते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं और फिर वहां से ब्रिटिश पासपोर्ट के से अंदर घुसते हैं और ब्रिटेन के पासपोर्ट पे फिर वो आगे की ट्रेवल करते हैं। उसमें ये होता है, उसमें रिकॉर्ड नहीं रह पाता। थाईलैंड एक सॉवरेन नेशन है, हर चीज का रिकॉर्ड हम नहीं मांग सकते, और खास तौर से जब एक ब्रिटिश सिटीजन वहां से ट्रैवल कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड हम नहीं मांग सकते, क्योंकि वो भारतीय सिटीजन तो रिकॉर्ड में है ही नहीं है। इसलिए थाईलैंड को ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज करा जाता था। दूसरा थाईलैंड को क्योंकि ब्रिटेन का भी वहां वीजा नहीं लगता है, तो टोटल ट्रैवल वीजा फ्री हो जाती थी। दूसरा कारण ये था कि थाईलैंड में चाइना के लोग, पीएलए चाइनीज आर्मी के लोग, चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग भी आते हैं, वो भी वीजा फ्री आते हैं, राहुल गांधी भी वीजा फ्री जाते हैं, और वो वहां मीटिंग होती है। एक बार तो मैंने लिखा था एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर दूर इस जगह पे इस समय इस कमरे में मीटिंग हो रही है। तो ये एक बहुत शाना, बहुत डिस्ट्रक्टिव आदमी है, ये कोई नेता वेता नहीं है, इसका काम केवल डिस्ट्रक्शन का है। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो उसकी पूर्ण रूप से जानकारी राहुल गांधी,
राहुल गांधी के अगर आप शब्दों को मॉनिटर करें तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। हिंदू हिंसक होते हैं, बांग्लादेश में आपने देख लिया। तो राहुल गांधी के दिमाग में जी ये सब चीजें, बाहर जब वो ट्रेनिंग लेते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लेते हैं, एजेंडा डिसाइड करते हैं, टूल किट डिसाइड करते हैं। अभी आप देखिए, अभी 15 अगस्त आ रही है। मैं चाहता हूँ 15 अगस्त बड़ी खुशी से सबके लिए बीते, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि 15 अगस्त को भी ये कुछ काम करें ताकि उसकी विजिबिलिटी मीडिया में फैले और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी फैले। और क्योंकि देखिए क्या होता है, या तो आप किसी का काम खराब कीजिए। 10 साल इन्होंने मोदी का काम खराब करने की कोशिश करी, काम खराब नहीं हुआ। अब इनका एक उद्देश्य है, मोदी को बदनाम करो। क्योंकि अगर आप काम खराब नहीं कर सकते तो आप बदनाम कीजिए, नाम बदनाम कीजिए। नाम बदनाम करेंगे तो अपने आप आगे चल के काम खराब हो ही जाएगा, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, और ये जो आपने क्लियर किया जो जी जी एक चीज और बताता हूँ, बांग्लादेश के एक फोटो वायरल हो रही है, मैंने अभी तक नहीं डाली है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। वो मुझे पता थी 2006 में बांग्लादेश में या कहीं पर अमर्त्य सेन हम सब जानते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, CIA का आदमी है, क्योंकि नोबेल उसी को मिलता है जो CIA का आदमी होता है। और अमृता सेन, मोहम्मद यूनुस जो आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, और जॉर्ज सोरोस एक ही स्टेज पे फैसिलिटेशन वगैरह में। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि जो बांग्लादेश में हुआ है, अब तो ये किसी तरह से डाउट रहा ही नहीं कि इसके पीछे CIA का हाथ है, इसके पीछे सोरोस का हाथ है, और ये किसी ना किसी रूप में उस टेरिटरी को मिलिट्री कंट्रोल करना चाहते हैं। बांग्लादेश म्यांमार के बीच में एक हिस्सा बनता है जिसको 12 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको चिन स्टेट बोला जाता है। ये चिन स्टेट को पूरी कैथोलिक स्टेट कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि वहां मिलिट्री बेस बना के, मिसाइल्स लगा के, सारी चीजें करके ये साउथ ईस्ट एशिया को मिलिट्री कंट्रोल करा जा सके। जिस प्रकार मैं लोगों का ज्ञानवर्धन करूं, भारत से कन्याकुमारी से अगर नीचे सीधी लाइन खींची जाए तो 2000 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स के बाद एक जगह आती है डियागो गार्सिया। ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है समंदर में। ये एक आइलैंड है जिसपे अमेरिका का बेस है। इस आइलैंड के जो ट्राइबल्स थे उनको अमेरिका ने या तो मार दिया या भगा दिया वहां से, और पूरी आइलैंड को मिलिट्री बेस डिक्लेयर कर दिया। और वो उसके आसपास भी अगर आप जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, बात ही नहीं होगी, गोली मार दी जाती है। आपको याद होगा 2013-14 में जब MH370 डिसअपेयर हुआ था, तो MH370 डियागो गार्सिया में भी उतरा था। उसी तर्ज पे चिन एरिया को अमेरिका किसी ना किसी रूप में अपना मिलिट्री बेस तैयार करना चाहता है, ताकि यहाँ के जितने देश हैं साउथ ईस्ट एशिया से, खासतौर से भारत और चाइना, उसको कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, ये तो परिदृश्य बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। राहुल गांधी की ये जो वाया थाईलैंड जो यात्राएं होती हैं, वो भी बड़ी एक जो अजीब अलग अलग जो थ्योरीज थी उसमें निकल के एक एथेंटिक थ्योरी निकल के आती है। अब गौरव जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, शेख हसीना वहां से, उनको वहां की सेना ने 45 मिनट का समय दिया कि आप यहां से निकल जाइए। अब उनका लड़का दावा कर रहा है कि वो कभी बांग्लादेश छोड़ना नहीं चाहती थी। शेख हसीना का एक प्लान ये था
कि वो रिजाइन जरूर कर देंगी, लेकिन वो बांग्लादेश में ही रहना चाह रही थी, लेकिन उनको बांग्लादेश से भागने पर मजबूर किया। यहाँ आपने जैसे बताया कि सीआईए का पूरा प्लान है, यहाँ आपने बताया जी। 1 मिनट में रोक रहा हूं। बांग्लादेश से भागने को मजबूर क्यों किया गया, आप इस बात को सोचो ना। शेख हसीना बांग्लादेश में रह के पॉलिटिकली फाइट करना चाहती थी। ठीक है, हम रिजाइन कर रहे हैं, आपको जो प्रधानमंत्री बनाना है बना लीजिए, लेकिन आने वाले समय में हम राजनीतिक रूप से लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे जनता किसको चुनती है। ये उनका थॉट प्रोसेस था। 45 मिनट का समय देके उनको भगाया गया। क्यों भगाया गया? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था शेख हसीना वहां रहे, क्योंकि शेख हसीना ने 12 मई को एयरबेस के लिए मना कर दिया था और ये बोला था मेरे जीते जी बांग्लादेश में अमेरिकन एयरबेस नहीं बनेगा। ठीक बात है। मैं उसी को मैं चाहूंगा कि एक जरा विस्तृत आप दृष्टि रखें। जब मैं अपनी बात ये इसमें जोड़ना सिर्फ इतना चाहता हूं गौरव जी कि सीआईए नहीं चाहता, सीआईए ने तख्ता पलट कराया, जमाते इस्लामी कट्टरपंथियों का उसमें साथ लिया, पूरा डीपी स्टेट इन्वॉल्व है, सब कुछ है। कहने को एक थ्योरी ये भी आ रही है कि चाइना भी इसको पसंद कर रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ ठीक है। लेकिन अब आता है भारत। 45 मिनट में जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, तो ये भी सच है इन तमाम दिनों, काफी दिन बीत गए हैं साहब, और जिस तरीके से भारत ने ओन किया है शेख हसीना को, तो जब शेख हसीना जो कि जिम्मेदार हैं यूएस को नाराज करने में बांग्लादेश, बहुत सारे पूरे डीप स्टेट और पूरा कबाल डिस्टर्ब हुआ, शेख हसीना को हटाया, इतना डिस्टर्ब हुआ। और दूसरी तरफ आप भारत की विदेश नीति देखिए और भारत का एक्शन देखिए, भारत का स्टैंड देखिए। शेख हसीना भारत में है। जब कलकत्ता में कुछ कट्टरपंथी सड़क पर निकल गए तो उनका भी ये था कि शेख हसीना को भारत ने क्यों शरण दिया है। और अब आप देखिए तो कहां जाएंगी शेख हसीना, यहां से ट्रांजिट लेंगी, इंडिया में कुछ घंटे रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबको अब ये पब्लिक डोमेन में है कि साहब हिंडन एयरबेस पे वो आई, बाकायदे उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया। और आप टेक्निकली अगर दर्शकों के सामने में रखूं तो इससे भारत का स्टैंड पता चल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब मोहम्मद यूनुस को बधाई दिया है तो वहां के केयर टेकर या इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कहते हुए नरेंद्र मोदी जी की बधाई में नहीं है। यानी टेक्निकली अभी भी शेख हसीना कायदे से कहा जाए तो टेक्निकली वो प्रधानमंत्री हैं और भारत ओन कर रहा है। सर, इस बात को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, चर्चा नहीं हो रही है। पूरे विश्व की ताकतें एक तरफ और भारत का शेख हसीना को लेके स्टैंड एक तरफ। आप कैसे देखते हैं इसको? डोभाल साहब भी हिंडन जाके होके आए, बाकायदे प्रोटोकॉल दिया गया है। ये स्टैंड क्या कहलाता है और भारत का ये नया रुख क्या कहलाता है? अवनीश भाई, आप मेरा टेलीग्राम चैनल पढ़ते हैं? हाँ या ना, बोलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाता हूं, मैंने कई बार इंटरेक्ट किया है वहां पे। जब शेख हसीना भारत में लैंड करी थी तो ट्विटर पे सब अपना अपना ज्ञान दे रहे थे। मैंने शेख हसीना पे कुछ ज्ञान दिया? मैंने आपसे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था और आपने कहा कि 24-48 घंटे या 72 घंटे बाद वीडियो करेंगे। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। शेख हसीना जब हिंडन एयरबेस पे उतरी, हमें उतरने से पहले पता था वो उतर रही है, और उनकी सबसे पहली मीटिंग भारत के किसी मंत्री ने या भाजपा के किसी सदस्य ने या किसी और ऑफिशियल ने नहीं करी थी, बल्कि सबसे पहला मुलाकात उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल जी से हुई थी। ये मीटिंग 2 घंटे चली थी। 2 घंटे डोभाल जी क्या पूछ रहे थे? कौन से आप पेंटिंग्स छोड़ाई, कपड़े छोड़ाई, खाने को है, कपड़े, ये तो नहीं डिस्कस करा होगा ना। बांग्लादेश में क्या हुआ और कैसे हुआ और उनका इंटरेक्शन किससे हुआ और क्या बातचीत हुई,
जिसकी नौबत भागने तक आई, जिसको कहते हैं डीब्रीफिंग। एक फौज में एक शब्द इस्तेमाल होता है, डीब्रीफिंग। जब आप मैदान में लड़ने जाते हैं तो आपकी ब्रीफिंग होती है जाने से पहले, और जब आप लड़के आते हैं तो आपकी एक डीब्रीफिंग होती है, वो रिकॉर्डेड होती है। शेख हसीना की पूरी डीब्रीफिंग हुई है। तो अगर किसी को ये लगता है कि भारत सीरियस नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो बच्चे ही होंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इस सिचुएशन को कि अजीत डोभाल जब मिल रहे हैं शेख हसीना से, तो ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। और अमेरिका भी ये समझता है कि हम किसी सिचुएशन को, क्योंकि अमेरिका कोलेटरल डैमेज की चिंता नहीं करता, उसको अपनी एक बात मनवाने के लिए अगर पूरा देश में आग लगानी है तो वो दूसरी बार नहीं सोचेगा, वो जला देगा। आपके सामने इजिप्ट का एग्जाम्पल है, आपके सामने लीबिया का एग्जाम्पल है, आपके सामने इराक का एग्जाम्पल है, आपके सामने सीरिया का एग्जाम्पल है, आपके सामने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि अमेरिका ने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध जीता नहीं है। जो लोग अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की पावरफुल आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की बात करते हैं, और इक्विपमेंट्स की और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट और 4th जनरेशन 5th जनरेशन की बात करते हैं, वो एक बात भूल जाते हैं कि अमेरिका ने अपने जीवन में आज तक कोई युद्ध नहीं जीता है। अमेरिका काम करता है लोगों को भड़का के, लोगों को लड़वा के, और यही काम उसने सारे देशों में करा है। बांग्लादेश उसका एग्जाम्पल है। आपको यहां पर याद दिलाऊं, जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था, तो यही भारत के इंटेलेक्चुअल और जो एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने बोला था अजीत डोभाल फेल हो गए और अजीत डोभाल को इस्तीफा देना चाहिए। और तभी मैंने भी लिखा था कि हम बात करेंगे 1 साल बाद। आज क्या सिचुएशन है? तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत की सरकार, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज उस पे ध्यान नजर बनाए हुए हैं। हम बात करेंगे 6 महीने बाद। ठीक है सर, बिल्कुल 6 महीने बाद भी बात करेंगे। एक मिनट। जहां आपने बात करी शेख हसीना को प्रोटोकॉल देने की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम अभी भी शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मानते हैं। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री के ट्वीट से ही जो एक्स पोस्ट है उसी से कंफर्म हो जाता है सर, और वहीं से वो सूत्र मैंने उठा के आपके ध्यान में रखा। अब इससे आगे की एक बात, ये सही है कि आप देखिए जिस तरीके से यूएस का इंटरेस्ट वहां पर प्रोटेक्ट नहीं हुआ, शेख हसीना गद्दी से उतार दी गई, ये एक घटनाक्रम है, एक ये सच है। लेकिन उसी के बरक्स, जैसे होता है ना कि एक स्टेशन छूट गया, अगला स्टेशन क्या है? अगला स्टेशन ये है कि शेख हसीना भारत में है, और यूएस सहित पूरा विश्व अभी तक इस बात को छोटे मेटे कठमुल्ले, वो तो हमारे यहां भी बैठे हुए हैं, बिपिन रावत जी ने कहा था 2.5 मोर्चा, तो 2.5 मोर्चे में से आधे मोर्चे वाले तो यहां भी चिल्ला रहे हैं, तो तुमने शेख हसीना को क्यों रखा है, हमें क्यों रखना चाहिए? कुछ एक कांग्रेसी इकोसिस्टम के मजदूर तो गौरव जी यहां तक कहने लगे ब्लैकमेलिंग के साथ, देखिए शेख हसीना को हमें अपने यहां नहीं रखना चाहिए, अगर हम रखेंगे तो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ जाएंगे। क्या बात है? वहां राजनीतिक सत्ता चेंज हो रही है, और राहुल गांधी यहां कह रहा है हिंदू हिंसक हैं और वहां हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके सामने ही ये बिल्कुल मैं छोटी चीज नहीं मानूंगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि शेख हसीना भारत में है। क्या अब ये सवाल दोबारा कहीं पैदा होगा कि शेख हसीना कहीं और जाएंगी? मेरा सीधे सीधे है, शेख हसीना जी अपने पिता की हत्या के बाद भी भारत में लंबे समय तक रही हैं, उनकी बेटी यहां रहती है। क्या अब ये माना जाए कि शेख हसीना को राजनीतिक शरण भारत दे रहा है? राजनीतिक शरण भी दे रहा है, और दूसरी चीज आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि मोदी किसी भी प्रेशर में काम करते हैं। मोदी
ने बड़ी सीधी सी बात एक बार बोली थी कि 125 करोड़ के देश पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, हम 125 करोड़ हैं, दुनिया पे प्रेशर हम बनाएंगे। आज आपने एक चीज नोट नहीं करी, जिक्र भी मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया पे, मैंने तो खैर लिखा रात को जैसी मुझे खबर मिली। आज एक भारत के पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ है, जो 95 इयर्स के थे, श्री नटवर सिंह। नटवर सिंह राजीव गांधी के करीब रहे, इंदिरा गांधी के करीब रहे, सोनिया गांधी के भी करीब रहे, लेकिन जब सोनिया गांधी ने पीठ में छुरा भोंका तो उन्होंने किताब लिखी थी वन लाइफ इज नॉट एनफ, और उसमें उन्होंने ये समझाया था कि CIA भारत में किस लेवल पे और किस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है, सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में, इंटेलिजेंस में, यहां तक कि फौज में। और उसके बाद से नटवर सिंह को दूध की मक्खी की तरह कांग्रेस ने बाहर निकाल के फेंक दिया। नटवर सिंह की वो किताब अगर पढ़ी जाए तो बहुत कुछ कच्चे चिट्ठे सोनिया गांधी के उन्होंने उजागर किए हैं, और अगर किसी में समय हो तो पढ़ने की कोशिश करें। भारत में जो नेटवर्क है, और वो पढ़ने के बाद आपको एक चीज आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि राहुल गांधी कबाल के हाथ में क्यों खेल रहा है। सबको पता है राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का DNA देने से मना कर दिया था, जिससे राजीव गांधी के शरीर के बिखरे हुए अंगों को जोड़ा जा सके और संभाला जा सके। क्यों? DNA तो एक बाल में भी होता है, कोई आपकी हाथ काट के थोड़ी ना ले जाना, टांग काट के थोड़ी ना ले जाना है। तो क्यों नहीं दिया था DNA? क्या कारण था? क्या रहस्य खुल जाते अगर वो DNA दिया जाता तो? और यहां पर इस बात से लिंक कीजिए कि राहुल गांधी की पैंट एंकल से 1 इंच ऊपर क्यों होती है। तो ये जो इस्लामिक इन्वेजन बांग्लादेश में हुआ है, राहुल गांधी उसके हिस्सा है, पाकिस्तान के भी हिस्से हैं। आप भगवान महादेव का बहुत बहुत आशीर्वाद कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया, वरना अवनीश भाई ये जो तुम भगवा कुर्ता पहने बैठे हो ना, ये हरा पहने बैठे होते अगर इस लायक होते यूट्यूब पे कुछ बकवास कर सको। और हम तो होते ही नहीं, ठीक है, हमें तो घर में घुस के काट दिया गया होता, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन आप ये भगवा वस्त्र पहने नहीं, ये हिंदुओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपकी जो आज़ादी, जिस आज़ादी के पीछे आप भाग रहे हैं और जिस आज़ादी से आप सत्ता में बैठे हुए लोगों को आज गाली दे रहे हैं, वो आप इसी वजह से दे रहे हैं कि वो लोग सत्ता में हैं। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सत्ता में होते तो आपकी हैसियत नहीं थी कि आप किसी को गाली दे सके या जुबान भी हिला सके, क्योंकि 70 साल इस देश ने जुबान नहीं हिलाई, आज सवाल करते हैं हर चीज पे। तो बांग्लादेश आने वाले 6 महीने में मॉनिटर कर रहा हूं, जो मेरी बात है वही सही होगी। और हाइपोथेटिकली आज के टाइम में बोलें तो हाइपोथेटिकली है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 6 महीने, साल भर या 1.5 साल बाद शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाए। गौरव जी, मैं यही विषय आपके सामने लेके आ रहा था, क्योंकि देखिए शुरुआत में ये हुआ कि नहीं साहब, बस किसी तरह से वो त्रिपुरा पहुंची है, त्रिपुरा से अब ये दिल्ली जाएंगी, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट, बस US बात चल रही है, UK बात चल रही है, फलाने ने नकार दिया, ढिकाने ने नकार दिया। अचानक वो सारी चर्चाएं बंद हो चुकी। US की तरफ से एक चिड़िया ने भी
इस बात को लेके मुद्दा नहीं बनाया है अभी तक कि साहब शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं। और यहां पर आप देखिए, विदेश मंत्रालय हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, मैं फिर एक बार दर्शकों से कहूंगा, अगर हमारी टीम से मैं कहूंगा कि स्क्रीनशॉट भी डाल दें सर, शेख प्रधानमंत्री ने यूनुस को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। मैं एक बार और चलते चलते आपसे साफ पूछना चाहूंगा, आपसे बड़ी अंदर की बातें निकलवाना बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं। मैं एक बार अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि आइए अब मान लिया जाए कि जब तक शेख हसीना का राजनैतिक पुनर्वास खत्म नहीं होता है, आपने 6 महीने का टाइम टेबल दिया, मैं कहता हूं कि पुनर्वास जब तक खत्म नहीं होता है तब तक शेख हसीना भारत में है और भारत में ही रहेंगी। आप एक चीज देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंडा कहां पर पले बड़े, किसने पाला पोस के बड़ा किया? दिल्ली के लाजपत नगर में रॉ उसका खर्चा उठाता था। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सुरक्षित लंदन ले जाके पाल पोस के बड़ा किसने किया? रॉ ने। वापस पाकिस्तान में सुरक्षित है। तालिबान में अमेरिका भाग गया। तालिबान को अपने पक्ष में जब सब लोग गालियां दे रहे थे मोदी को और डोभाल जी को, तब भी मैंने कहा था 1 साल बाद बात करेंगे। नवाज शरीफ कहाँ है? पाकिस्तान में। तालिबान हमारे साथ क्या है? तालिबान यहां तक पहुंच चुका है कि तालिबान ने बोल दिया कि वाखन बॉर्डर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ना अब कुछ लोगों को वाखन बॉर्डर का समझ में नहीं आएगा तो भैया गूगल पे वाखन बॉर्डर लिखो, मैप खोलो और समझो और उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू समझो। अगर तालिबान भारत की भाषा बोल के वाखन बॉर्डर को भारत का हिस्सा बोल रहा है तो तालिबान ने साफ साफ बोल दिया कि जितना पीओजे के और चाइना के कब्जा करा हुआ एरिया है वो सारा भारत का है। यानी हम डिस्ट्रक्टिव एजेंसी की तरह काम नहीं करते जो सीआईए करता है, हम कंस्ट्रक्टिव एजेंसी की काम करते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करती है, ना कि किसी ऑयल लॉबी, बिजनेस लॉबी, फार्मा लॉबी या आर्म्स लॉबी। अमेरिका को हथियार बेचने हैं बस। आप जितना लड़ोगे, जितनी गोलियां चलेंगी, उतनी ही नोबल फाउंडेशन को गन पाउडर की रॉयल्टी जाती है। जितनी रॉयल्टी जाएगी और जो रॉयल्टी बढ़ाने में योगदान देगा उसको नोबल पीस प्राइज मिलेगा। बराक ओबामा को बिना काम करे नोबल पीस प्राइज मिल गया था, उसके बाद उसने पूरी युद्ध छेड़ दिए हर जगह। भैया गोली का गन पाउडर की रॉयल्टी भी कोई चीज होती है। मैंने तो ट्विटर पे बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, बहुत बड़ा थ्रेड लिखा था, लेकिन अब वो हैंडल है नहीं तो वो थ्रेड है नहीं और मुझे भी कुछ चीजें धुंधली धुंधली याद रहती हैं जो मैंने 2016 में लिखी थी। लेकिन ये नोबल लॉरिएट वाले जो नौटंकी है ना, ये सब गन पाउडर पे बेस्ड है। जितना गन पाउडर जलेगा रॉयल्टी उतनी मिलेगी, जो उसको बढ़ाने में योगदान देगा उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। बिल्कुल। और आप जरा विसंगति, ये अमर्त्य सेन जो जॉर्ज सोरस और मोहम्मद यूनुस के साथ हाथ मिला रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट ने कभी बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करी, कभी भारत के वेस्ट बंगाल के बारे में बात नहीं करी। अरे वहीं की इकोनॉमी बढ़ा देते। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही निवेदन करूंगा। वैसे मुझे पता है मेरी कही हुई बात चिकने घड़े पे पानी डालने के लायक जैसी होती है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे विश्वास कीजिए।
शेख हसीना के साथ क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये प्रधानमंत्री अच्छी तरह से समझते हैं, विदेश मंत्री समझते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समझते हैं। आप लोग अपने काम धंधे पे ध्यान दो और काम करने दो और दो हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी बात। ये आज बांग्लादेश में हिंदू खड़ा हो रहा है और हिंदू खड़ा होने से उस पे अटैक कम हो। मैं आपको बताऊं, ये जो कौम हिंदुओं पे अटैक करती है, ये दुनिया की सबसे डरपोक कौम है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए। ये जो हिंदुओं पे अटैक करती है, ये दुनिया की बहुत बड़ी डरपोक कौम है। ये केवल इसलिए अटैक करती है क्योंकि आप डरपोक। जिस दिन आपने अपने हथियार अपने हाथ मजबूत कर लिए, इनकी औकात नहीं है ये आप पे आंख उठा के भी देख सके। और अगर आपको लगता है हर जगह आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी आके लड़ेगा, मैं आके लड़ूंगा, भूल जाइए। मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं के फेवर में कुछ नहीं लिखा और मैं खुल के बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत नहीं लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक सकारात्मक बात यह है कि इन तमाम हिंसा और कत्लेआम के बीच बांग्लादेशी हिंदू अपने सनातनी संस्कार, वो हरे रामा हरे कृष्णा कह रहे हैं, वो चक्कू लेके किसी को दौड़ाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक नारी शक्ति का वहां से ये भी तस्वीर आई है कि गणासा लेके खड़ी है। तो होता है ना कि जब आप अपनी मदद खुद करते हो, और यहाँ पर एक दो चीज और, बड़ा आसान होता है गौरव जी ये सवाल उठा देना कि मोदी क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है। इसीलिए शेख हसीना को लेके जो भारत सरकार का स्टैंड है, इसको मैंने जानबूझ के आपसे 2 बार और काफी विस्तार से उस पर जानना चाहा, और आपने बहुत बेहतर बताया। उसी के साथ साथ आप ये देखें कि प्रधानमंत्री जब ट्वीट करते हैं तो प्रधानमंत्री रिकॉग्नाइज नहीं करते यूनेस्को, और ये छोड़ दीजिए साहब, उसमें शर्त लगाते हैं कि हिंदुओं की वहां पर जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए। ये इस तरह का स्टैंड भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, और वह भी भारत का देता है, और दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन को देख लीजिए दर्शकों, उसकी बहन को देख लीजिए, गाजा और गाजी के लिए लंबी लंबी तस्वीरें। और अब आपने जो ये कहा ना कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा, अब तो ये भी देखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि जाति पूछ ली जाती है तो बिलबिला उठता है वो व्यक्ति, क्योंकि जाति से पहले मजहब न बताना पड़ जाए, इस बुरे ख्याल ने उस आदमी को डरा दिया है संभवतः। और भारत से लेके बांग्लादेश के टर्म में बाहर तक यानी विदेश तक, और जब मैं कहता हूं भारत से लेके सरकार का स्टैंड क्या रहा है, तो वही ममता बनर्जी जो दिन में ये कहती पाई गई कि अगर हमारे यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आएंगे तो हम दरवाजा खोलेंगे, और वही ममता बनर्जी उसी दिन देर शाम को हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ये बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच का इशू है। तो इसे कहते हैं कि सरकार किस कड़ाई से इस मैटर को निपट रही है, चाहे वो देश के अंदर हो और चाहे देश के बाहर। बांग्लादेश में राहुल गांधी के कबाल ने, अब मैं ये कहूंगा राहुल गांधी के कबाल ने, जिसके पेरोल पर राहुल गांधी भारत में दिखाई दे रहा है, और तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी के सामने लीडर ऑफ अपोजिशन होकर पैदा हुआ है। अभी बहुत कुछ बाकी है। सत्ता राजनीतिक लड़ाई से नहीं ले सकते, लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए इन कबाल को कि ये भारत है। और सबसे बड़ी बात, हमारी भारतीय सेना को सलाम। हमारी भारत सेना वही है जो इस सरकार की नियत है, यानी नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवादी हमारी भारतीय सेना है, और 2014 से उत्तरोत्तर इस देश में राष्ट्रवादी सरकार है। ये वो डेडली कॉम्बिनेशन है, संभवतः वो राहुल गांधी और उसके इंटरनेशनल नेशनल गिरोह को अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं होने दे रहा है। और साथ ही हम आप जैसे मतदाता भी, जिन्होंने 239 और 40 सीटें देके भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इनकी छाती पर, मूंग नहीं साहब, गौरव जी मैं कहता हूं मूंग दलना नहीं, इतने बड़े बड़े नारियल, वो भी कड़े कवर के साथ यहां छाती पर रख के रौंद दिया है बुलडोजर से। गौरव जी, आप अपनी अंतिम बात अगर कुछ कहना चाहें दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बहुत कठिन समय है, और ऐसे में एक सबसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बांग्लादेशी हमारे सनातनी हिंदू भाइयों से कि वो उठ खड़े हुए हैं। जी, मैं तो यही बोलूंगा, उन हिंदुओं से कुछ सीख लो, कम से कम वो खड़े तो हो गए।
तुम तो सेकुलरिज्म में मर गए। एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जिसने जीता है और सिल्वर जीता है, और गोल्ड पाकिस्तानी ने जीता है। सिल्वर जीतने वाले की माँ बोल रही है कि वो गोल्ड वाला भी हमारा बेटा है। मतलब हिंदुओं की सेकुलरिज्म खत्म नहीं हुई। उन्हें ये नहीं पता कि उस देश में महिलाओं को केवल खेती के लिए जाना जाता है, माता पिता की तरह रूप में नहीं जाना जाता। अरे बिल्कुल कमीनों, क्षमा करें शब्दों के लिए, क्या बोलूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। खड़े हो जाओ हिंदुओं, खड़े हो जाओ, वरना काट दिए जाओगे। तुम्हारा तो बांग्लादेश से भी ज्यादा बदतर हालत होगी, क्योंकि तुम्हें आलू प्याज टमाटर के आगे जिंदगी नहीं दिखाई देती। तुम नंदनी मिल के प्राइड पे उठा के तुमने इस्लामिक सरकार बना रखी है। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपकी चिंता समझी जा सकती है गौरव जी। और ये आक्रोश जब होता है ना, जब ये होता है कि साहब सामने सामने सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी सावन के अंधों की तरह अगर आंखों में हरी पट्टियां बांध के रखेंगे हम, तो संभवतः ये किसी भी सभ्यता के लिए अच्छी बात नहीं है। गौरव जी, आपने हमें समय दिया अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के दौरान, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।